हेलो, आप सबको स्वागत है और मैं हूँ जलेबी। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल के बारे में, जो कि 12 सितंबर में रिलीज हुआ है और उसे रिलीज हुए आज 5 दिन हो गया है। और ये मूवी इंडिया में रिलीज होते ही एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक किया जा रहा है और आज 5वां दिन है और आज इसका कलेक्शन बन गया है 48 करोड़। और मतलब इंडिया में एनिमे की दुनिया में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज में से 4 नंबर पर आ गई है। और जिंदगी में पहली बार मैं थिएटर में गई हूँ कोई मूवी देखने के लिए। सिर्फ ये मूवी ही नहीं, थिएटर भी मैंने जिंदगी में पहली बार ही देखा है। और मैं तीसरे दिन गई थी क्योंकि मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहती थी, पर मेरे घर वालों ने जाने नहीं दी। तो फिर बहुत ही ज्यादा हाथ पैर जोड़ के मैं तीसरे दिन गई थी। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको तो पता ही होगा, मूवी जैसे फालतू चीजों के लिए हमारी फैमिली के पास पैसे नहीं है। मैंने ये मूवी देखने के लिए लिटरली सेविंग की थी, उसी पैसे से मैं ये मूवी देख के आई हूँ। मूवी की शुरुआत में तांजीरो की एंट्री होती है, जो चिल्लम चिल्ली मची है। मतलब सब लोग चीखने चिल्लाने लग गए और मैं तो बहुत 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 ज्यादा नर्वस थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, मुझे नहीं पता है। मैं तो अपना सीट तक ढूंढ नहीं पा रही, इतनी ज्यादा नर्वस थी कि मैंने मूवी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं देख पाई हूँ, पर मैंने जितना देखा है उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये चीजें लंबी होनी चाहिए थी या फिर कुछ और तरीके में होनी चाहिए थी। उनमें से पहली चीज है काय गाकू और जेनत्सु की फाइट। मुझे इस फाइट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि काय गाकू की जेनत्सु के साथ एक बहुत ही लंबी फाइट चलेगी, पर जेनत्सु ने काय गाकू को नूडल बना के रख दिया। मतलब भाई का काम 2 मिनट में तमाम। हाँ, उसने सच में उसे 2 मिनट में ही हरा दिया। जबकि मुझे लगा था कि ये बहुत लंबी फाइट होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर उन दोनों की फाइट के बीच में जो बैकग्राउंड सीन दिखा जाती है, उसी की वजह से ये थोड़ी-सी लंबी है। और उसके बाद जो चीज़ आती है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, वो है सिनोबू की डेथ। आपको फर्स्ट हाफ में ही सिनोबू की डेथ देखने को मिल जाएगी। जबकि मुझे लगता है कि सिनोबू की डेथ एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, तो उसे थोड़ा-सा यूनिक तरीके से दिखाया जाएगा। पर इसे बहुत ही सिंपल बना दिया है। और उसके बाद जो कासुगाई कौवे हैं, जो कि सिनोबू की डेथ अनाउंस करते हैं। हिंदी एक बहुत ही प्यारी लैंग्वेज। इन लोगों ने कासुगाई कौवे को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि उसने कहा कि सिनोबू कोचो मारेंगे। मतलब ये वर्ड कितनी मुझे बहुत ही ज्यादा रूड लगा। जबकि इसकी जगह अगर वो लोग ये कहते कि सिनोबू कोचो अब नहीं रही, या फिर सिनोबू कोचो को देहांत हो गई, वो लड़ते हुए शहीद हो गई, ये सब चीजें भी बोला जा सकता था, जो कि बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट और रिस्पेक्टफुल होता। और सिनेमा कोचो की डेथ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज थी, जो कि हमें शायद आखिर में दिखाना था या फिर बहुत ही यूनिक तरीके से दिखाना था। तो पर इन लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में दिखा दिया। और उसके बाद आते हैं आजाका के एंट्री। मतलब सोचो यार, एक विलेन की एंट्री में सब लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं कि उन लोगों ने तांजीरो की एंट्री में भी इतना ज्यादा नहीं चीखा था जितना कि आजागा की एंट्री में इन लोगों ने चीखा चिल्लाया। मतलब भाई वो विलन है, भूल गए हो क्या? वो विलन है, उसी ने रेन गोकू को मारा, फिर भी इन लोगों ने इतना चिल्लम चिल्ली मचाया कि पूछो ही मत। लगा कि वही मेन कैरेक्टर है। उसके बाद जो फाइटिंग सीन थी आजाका और गेम के बीच, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। पर इस फाइट के बीच में, मतलब इस फाइट में इन लोगों ने तांजीरो भाई को लिटरली एडवर्टाइजमेंट बना के रख दिया है, जो बीच बीच में आ रहा है कहीं से लड़ने के लिए। मतलब गेओमी और आजा का फाइट कर रहा है, उसके बीच में कहीं से तानजीरो आके टपक गया। मतलब भाई को लिटरली एडवर्टाइजमेंट बना दिया है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है और फिर गायब हो गया, फिर आ रहा है, फिर गायब हो गया। और इसी फाइट के बीच में हमें आजाका का बैकग्राउंड स्टोरी भी दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद उसको हेट नहीं बल्कि उस पर दया आ रही होती है। अरे पहले भाई, पहले डिसाइड तो कर लो कि बनाना क्या है। विलेन बनाना है तो विलेन ही बनाओ, अगर अच्छा बनाना है तो पूरी तरीके से अच्छा बनाओ। मतलब ये बीच में रखने की कौन सी टेक्निक है? मतलब उसने रेन गोकू को मार दिया, जिसके जिसके लिए मैं खुद रोई थी, और अभी आजाका के लिए भी रोना ही आ रहा है। ऑडियंस खुद कंफ्यूज है कि वो क्या करे। और एक चीज जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी वो ये थी कि अगर हम पहले के फाइटिंग सीन्स को इन फाइटिंग सीनों से कंपेयर करें, तो यहाँ पर फाइटिंग सीन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता था। उन फाइटिंग सीन्स को बहुत सी अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता था। जैसे कि थोड़ा जेनत्सु को दिखाया, उसके बाद थोड़ा सा तांजीरो को, फिर थोड़ा सा टेंगेन को। तो इस तरीके से ना हमें उस फाइट को बहुत ही ज्यादा लंबी दिखाई जाती थी और हमें यही लगता था कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चली है। पर इस मूवी में फाइटिंग सीन के बीच बीच में इन लोगों ने बैक स्टोरी डाल दिया है, जिसकी वजह से ये देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। अगर तुम इन सब चीजों को छोड़ दो तो इस मूवी की म्यूजिक, डायलॉग, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे थे।
और सिनेमेटोग्राफी की तो बात ही मत करो। इसकी एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। जब तक तुम उन कैरेक्टरों के थोबड़े नहीं देख लेते तब तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम एनिमे देख। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो मुजान को जब दिखाया जाता है कि वो खुद को डिमन से ह्यूमन बनने की मेडिसिन से खुद को बचाने के लिए वो खुद को एक बहुत ही बड़ा कोशिका के अंदर बंद कर लिया है। और उस कोशिका को अगर तुम देखोगे तो वो एग्जैक्टली ह्यूमन फ्लैश की तरह दिखता है। इतना इतना ज्यादा अच्छा था उसका सिनेमेटोग्राफी, मतलब उसकी एनिमेशन इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो तुम्हें रियल स्किन की तरह लगेगी, रियल ह्यूमन की स्किन की तरह दिखेगी। तांजीरो गियोमी और आजाका का जो फाइट है वो बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा। कुछ कुछ चीजों में ऐसी होगी कि तुम्हारी सांसें तक बंद हो जाएंगी। जैसे कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमें लगता है कि आजाका ने फिर से हिस्ट्री को रिपीट कर दिया, जैसे कि उसने रेनगोकू के साथ किया था। पर होता ये है कि तानजीरो आकर उसका हाथ काट देता है और वो इतना भयानक था। मैं तो इतना डर गई थी, मैं तब तो इतना ज्यादा डर गई थी कि मैं वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। पर मैं बहुत बहुत ज्यादा डर गई थी। सर ये यहीं पर खत्म, पर ऐसा होता नहीं है। और इस फाइट पे जो ट्विस्ट की बात आती है वो होती है ये कि आजाका का सर काटने के बाद भी वो जिंदा रहता है, वो बिना सर के भी लड़ता रहता है। मतलब वो कितना पावरफुल है। मतलब वो उसकी हीलिंग जो टेक्निक है वो बढ़ जाती है बहुत 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 ही ज्यादा। जैसे ही ग्योमी अपना मर्क मैनिफेस्ट करता है वैसे ही आजा का भी उससे कॉपी करके अपना पावर, स्पीड लेवल सब कुछ इंक्रीज कर लेता है। मतलब सोचो कि उस बंदे ने लिटरली अपने पावर को होल्ड बैक किया था ताकि उसके सामने वाले बंदे की बराबरी कर सके। तो अगर तुम मुगान ट्रेन के बारे में सोचोगे, मतलब रेन गोकू और आजाका के फाइट के बारे में, तो अज़ाका के पास इतना पावर था कि वो कुछ ही सेकंड में रेन गोकू को मार सकता था। पर वो रेन गोकू को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए उसने उससे वक़्त देकर फाइट की, उससे सही से फाइट किया। उसने तो मार्क भी मैनिफेस्ट नहीं किया था। और अगर तुम्हें मार्क के बारे में पता है तो तुम्हें पता ही होगा कि मतलब हर एक डिमन स्लेयर का पावर 10 गुना तक बढ़ जाता है। तब सोचो कि ग्योमी तो एक हासिरा है तो उसका पावर लेवल कितना बढ़ा होगा। और उसी हिसाब से आजा ने भी खुद की पावर को मैनिफेस्ट करके इंक्रीज कर ली। और अगर हम तांजीरो की बात करें तो तांजीरो इसी फाइट के दौरान एक ऐसा पावर मैनिफेस्ट करता है जिसकी वजह से वो लोगों के अंदर तक देख पाता है। और इसी पावर की वजह से वो आज़ाका का सर काट पाया। और फाइट के दौरान जब आज़ाका को अपने पास्ट के बारे में याद आता है तब वो अपने आप को हील होने से रोकने लगता है। पर कभी कभी वो मुसान की जो कंट्रोल है उस पर हावी होने लगती है, पर फिर भी वो उसके कंट्रोल को ओवर पावर कर जाता है। वो खुद के ही फ्लैश को तोड़ने लगता है, कई बोन को तोड़ने लगता है और खुद को एक समाप्त कर लेता है। और मूवी ऑलमोस्ट यहीं पर खत्म हो जाती है और फिर हमें बाद की सीन दिखाई जाती है। पर मेरा सबसे बड़ा सवाल जो है वो है ये, अगर अपर मून 3 को मारने में इनकी ये हालत है, एक हासिरा मारी गई, वहां पर ग्योमी और तानजीरो बेहोश हो गया, मतलब ऑलमोस्ट मरने की कगार पर है। जेनत्सु की हालत भी वैसी ही है, ऑलमोस्ट मरने की कगार पर। तो सोचो कि अगर जब वो अपर मून 1 से लड़ेगा तब उसकी क्या हालत होगी, और जब वो लोग खुद मुजान से लड़ेगा तब क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या हो? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।